नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं भी खड़ा हूँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, लोधी रोड इलाके का यह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। यहाँ पे वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन द्वारा द बिग पिक्चर्स 2023 का आयोजन किया गया है। वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन में पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 250 से अधिक जो स्टिल फोटोग्राफर्स हैं वो सभी सदस्य हैं। पिछले अप्रैल 21 से मई 2 तक यहाँ एक एग्जीबिशन लगा हुआ है बिग पिक्चर्स 2023 का। इस बिग पिक्चर्स में तकरीबन 60-65 ऐसे जो स्टिल फोटोग्राफर्स हैं दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र के और कुछ बाहर के भी, उन सभी लोगों की तस्वीरें यहाँ प्रदर्शन में लगी हुई है। तस्वीरें, अधिकतर तस्वीरें बोलती तस्वीरें हैं जिसमें कैप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, और कहा भी जाता है कि एक तस्वीर 5000 शब्दों की कहानी को बयां करता है। यहाँ दिल्ली और एनसीआर इलाके में जितने स्टिल कैमरामैन हैं, बुजुर्ग, पुराने, नए, सभी लोगों का यहाँ एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगा है। ये फ़ोटो एग्जीबिशन है वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन। इन तस्वीरों को देख के आज के इस कंप्यूटर के युग में भले लोग तस्वीरों का महत्व नहीं समझते हों, लेकिन तस्वीर और अखबार का जो कटिंग होता है, जो मुद्दत पहले प्रकाशित हुआ होता है या मुद्दत पहले लोग क्लिक किए होते हैं, उसका बहुत अहमियत यहाँ देखकर महसूस होता है। मैं पिछले 50 वर्षों में, या यूँ कहेंगे कि सन 68 से लेके 1975 तक पटना की सड़कों पे जब अखबार बेचता था उस ज़माने से, या फिर 1975 से जब अखबार में काम करना शुरू किया इंडियन नेशन अखबार पटना से, उस ज़माने से अखबार के संवाददाता अथवा अखबार के जो छायाकार हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा, एक दूसरे को जानने का मौका मिला। इसमें एक दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि उस दृष्टांत को कोट करना भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि उससे हम एक फोटो की कीमत, उसकी अहमियत, उसका महत्व समझ पाएंगे। पहला दृष्टांत मैं दे रहा हूं 1974। सन 74 में यह हम लोग साक्षात वहाँ पे इस घटना को देखे थे, वहाँ के अखबारों में या फिर दिल्ली के अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था। संपूर्ण क्रांति पूरे भारतवर्ष में ऐलान हो गया था, संपूर्ण क्रांति चल रहा था, नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण भाषण दिए, एक जुलूस नुमा था, लाखों लोगों की भीड़ थी और उसी भीड़ में जयप्रकाश नारायण के सर पे पटना पुलिस लाठी प्रहार किया। इस तस्वीर को सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, रघु राय साहब ने क्लिक किया था। वह तस्वीर आज की तारीख में ऐतिहासिक है। वहां पे उस जमाने के कृष्ण मुरारी किशन भी थे, लेकिन रघु राय की तस्वीर हिट कर गई। फूलन देवी के बारे में, चूंकि फूलन देवी से मैं जब वो रिलीज हो रही थी तो मैं उन्हें जेल से, तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 से लाया था पकड़ के। रिलीज होने के बाद गाड़ी में बिठाया, फिर किंग्सवे कैंप में जहां उनके चाचा रहते थे वहां ले गया था और फिर उसे दुल्हन की तरह जो सजाया जाता था मैं सजाया था। मेरे साथ उस जमाने में नितिन राय रघु राय के पुत्र हैं, वो साथ में थे। यह कहानी संडे मैगजीन में तकरीबन 12 पन्नों में प्रकाशित हुई कवर स्टोरी के रूप में। फोटो का महत्व एक और बताता हूं कि उस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे। एक किसी आयोजन में बिंदेश्वरी दुबे चिकन खा रहे थे, लेग पीस। वो जैसे ही उस चिकन को अपने मुंह से दांत से खींचा, वहां उपस्थित थे हिंदुस्तान टाइम्स के फोटोग्राफर दुबे साहब आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दुबे जी उस तस्वीर को लिए और फिर वो तस्वीर हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से लेके अन्य जगहों में, पटना में प्रकाशित हुआ। एक घटना और, पटना के गंगा और पटना शहर के बीच का जो दियरा एरिया था, उस दियरा पे कर्पूरी ठाकुर एक बार जा रहे थे। बात 70 की दशक की है। कर्पूरी ठाकुर जैसे ही चल रहे थे, उनके धोती का ढेका यानी पीछे का हिस्सा खुल गया था। चलते के क्रम में किसी व्यक्ति ने का पैर उस धोती के ढेके पे पड़ गया और वह धोती लंबी दूरी तक खींचा गया। इस तस्वीर को पीछे से क्लिक किया था कृष्ण मुरारी किशन। भारत के जब पत्रकारिता या फोटोग्राफर की बात होगी तो कृष्ण मुरारी किशन का नाम लिए बिना बिहार से आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि शायद ही पूरे देश में, पूरे विश्व में अखबार या पत्रिका होगा जहां कृष्ण मुरारी किशन प्रकाशित नहीं हुए थे। बहुत ज्यादा चतुर्दिक कोशिश की गई थी कि वो कृष्ण मुरारी किशन इंडियन नेशन के दफ्तर में नहीं पहुंचे। पटना पुलिस से लेके और बहुत लोग उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पटना के अपने अखबार में भी पहुंचे और वो अखबार भी प्रकाशित हुआ।
ये तमाम बातें इसलिए यहाँ दृष्टांत में दे रहा हूँ कि 70 या 80 के दशक में जब तक अखबार का, पत्र पत्रिकाओं का बहुत ज़्यादा व्यापारीकरण नहीं हुआ था, जब तक उस अखबार में ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें छपती थी, काला अक्षर छपता था, सबों का महत्व था और हर एक अखबार के संपादक अपने फोटोग्राफर्स या फिर अपने रिपोर्टर्स के पीछे स्तंभ के रूप में खड़े होते थे ताकि उसके कर्मचारी को, उसके फोटोग्राफर्स को, उसके रिपोर्टर्स को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। लेकिन इस 5 दशक में फोटोग्राफी की दुनिया में या अखबार में या पत्र पत्रिकाओं में जो फोटोग्राफर्स काम करते हैं या जो रिपोर्टर्स लिखते हैं, उनकी आज क्या स्थिति है वो मैं क्या बताऊंगा, वो स्थिति वो खुद समझते हैं कि आज कितनी गिरावट हुई है। मेरा मानना है कि जैसे जैसे अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में काले अक्षर रंगीन होते गए, तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट से रंगीन होती गई, पत्रकारिता का वजूद भी कम होता गया। आपको मिला रहा हूँ हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर तो है, इनकी नज़र बहुत पारखी है और इस पारखी नज़र का एक दृष्टांत ये कि जिस YouTube चैनल पे आप, अखबार वाला के चैनल पे आप इस कहानी को देखेंगे, सुनेंगे, उसकी तस्वीर में आपको एक बेहतरीन तस्वीर दिखाता हूँ कि आज से कई वर्ष, कई दशक पहले अखबार वाला संदीप शंकर साहब के कैमरे से दिखाया गया था। संदीप साहब करीब करीब 4 दशक से ज़्यादा आपका अखबार की दुनिया में, कैमरा की दुनिया में हो गया है। उस ज़माने में और आज के ज़माने में बात अलग करेंगे, लेकिन ये बताइए कि फोटोग्राफी का भविष्य आज इस टेक्नोलॉजी के युग में कैसा है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। उस टाइम में फिल्म कैमरास होते थे तो जो हम वज़न उठा के चलते थे वो कोई 17-18 किलो का बैग हो जाता था। 2 कैमरे होते थे, एक कलर होता था, एक ब्लैक एंड वाइट होता था और वो इक्विपमेंट भी जो था वो ब्रास के कैमरास बड़े भारी होते थे, मतलब गिर भी जाते थे, टूटते नहीं थे, कुछ होता नहीं था। आज डिजिटल के ज़माने में तो कैमरास भी बहुत हल्के हो गए, फोटोग्राफी बहुत आसान हो गई है एक तरह से। बहुत चीज़ों को कैमरा अपने आप ही कंट्रोल कर लेता है, जैसे कलर बैलेंसेस हैं। कलर बैलेंस फिल्म के ज़माने में हमें करने में घंटों लग जाते थे एक एक तस्वीर को बनाने में। आज कैमरा वो हर चीज़, अब जैसे आप शूट कर रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं था, ये कहाँ था, ये सोच नहीं सकते। और यहाँ पे पीली लाइट भी है, यहाँ वाइट लाइट भी है, तो मतलब कितनी तरह की कलर कास्ट यहाँ पे होनी चाहिए। इनको कंट्रोल करना बड़ा उस समय मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। आज तो ये अपने आप ही हो जाता है। आज ये टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी ने काम बहुत आसान कर दिया है हमारा। हाँ, हमें तस्वीरें लेकिन उसी अंदाज से खींचनी चाहिए जो हम उसमें उस टाइम खींचते थे, कि कंपोज करिए, लाइट का ध्यान रखिए और एस्थेटिक्स का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक तस्वीर बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन तस्वीर का मीनिंग निकलना चाहिए, बस यही है मेरा मानना है। क्योंकि मैं मुद्दत से आपको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अखबार की दुनिया या भारत में जो पत्र पत्रकारिता की दुनिया की शुरुआत है वो 70 के दशक के बाद थोड़ा ज़्यादा तीव्र हो गया। बिल्कुल। और उस ज़माने में जो संपादक लोग भी थे, उनकी सोच, उनकी परख एट पार था जो कैमरामैन के थे। आप बहुत सारे ऐसे संपादकों के साथ काम किए हैं जिन्हें कैमरा के बारे में, फ़ोटो के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। हाँ, जानकारी भी थी और जिसको जानकारी नहीं थी वो बात सुनता था। तो बात सुनने में और जानकारी, देखिए हर एक को हर एक चीज़ की जानकारी नहीं हो सकती।
कैमरा और जिस तरह से हम तस्वीर खींचते हैं या जो तस्वीर खींचते हैं उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अब ये सब चीज़ें आप अगर एक्सपेक्ट करें कि आपके एडिटर को मालूम हो तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। उसकी पेन लेखनी है। मैं तो कहूँगा कि आप भी बहुत जगह काम किए, बहुत अखबार में, पत्रिकाओं में काम किए, मैं भी बहुत अखबार में काम किया हूँ। तो उस ज़माने में जो संपादक थे वो एक एक चीज़, चाहे वो रिपोर्टर्स का हो, कैमरामैन का हो, बातें सुनते थे और अपना सुझाव भी देते थे। बिल्कुल। आज सुनने की शक्ति शायद संपादकों में ख़त्म हो गई। आज शायद सभी बंधे पड़े हैं। आज वो क्या है कि मैंने 1988 में टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था और टाइम्स ऑफ इंडिया इतना बड़ा अखबार था, उसमें कमर्शियल एंगल बहुत ज़्यादा रखते थे वो हमेशा से। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे इतनी इंडिपेंडेंस दी थी कि आप तस्वीर जब तक पेज पे नहीं लग जाती तब तक नहीं जाएंगे, तब तक आप रुकेंगे या कंट्रोल किसी तरह से करेंगे। तस्वीर से पेज बनता था, आज तस्वीर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह यूज़ होती है। आप किन किन अखबारों में काम किए? मैंने ज़िंदगी अपनी हिंदुस्तान टाइम्स से शुरू की थी, उसके बाद मैं आनंद बाज़ार पत्रिका ग्रुप का एक मैगज़ीन था न्यू दिल्ली, उसके लिए ज्वाइन किया था। फिर वो न्यू दिल्ली बड़ा एक्सपेरिमेंटल मैगज़ीन था, वो बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप में मुझे रखा गया। हाँ, बस फिर ग्रुप में आने के बाद तो फिर वहाँ संडे था, रविवार था, बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार था और आनंद बाज़ार पत्रिका। आनंद बाज़ार तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अखबार था। बिल्कुल। बंगाली का था, हम पढ़ नहीं सकते थे लेकिन तस्वीर तो दे ही सकते थे और देते भी थे। फिर 1982 में टेलीग्राफ शुरू हुआ, जो कि उस ज़माने में उसने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया अखबार की दुनिया में। और मेरे ख्याल से बहुत अरसे बाद एक अखबार ऐसा शुरू हुआ था जो सक्सेसफुल हो गया और आज भी चल रहा है। आज 40 साल हो गए। हर 2 साल बाद करते आए। 2010 में शुरू की थी हमने। अब एसोसिएशन के ज़रिए से शुरू करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि पैसे तो होते नहीं हैं और आप इन प्रिंट्स की क्वालिटी और इनकी प्रेजेंटेशन जो है प्रिंट्स में बहुत खर्चा आता है। तो हमने सोचा था कि हम एक छोटा ब्रोशर निकालेंगे जिसमें फोटोग्राफर्स की तस्वीरें होंगी और कुछ एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा इकट्ठा करेंगे पैसा। वो हमारी पहली एग्जीबिशन बहुत सक्सेसफुल रही, दूसरी भी, तीसरी तक बहुत सक्सेसफुल रही इन द सेंस कि हम अपने जो एक्सपेंसेस थे वो मीट कर पाए और थोड़ा पैसा जमा कर लिया था हमने एसोसिएशन। अब उन्हीं से ये चल रही है। आज के ज़माने में हमें पैसा देने वाला बहुत कम और ख़ास तौर पे सरकार से जो मदद मिलती थी वो तो ज़ीरो है। अब तो प्राइम मिनिस्टर खुद अपने ट्विटर पे फोटो
अब पोस्ट कर रहे भाई हैं। हम तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर भी फोटोग्राफर, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा। और वो आजकल कैमरा लेके हाँ, फोटो। और प्राइम मिनिस्टर ने एक यहाँ IIC में ही शायद था 1982-83 में, एक कैलाश मानसरोवर जाके आए थे और उन्होंने अपनी तस्वीरें दिखाई। मतलब इंटरेस्ट तो रखते हैं ये हैं। इससे पहले राजीव गांधी वो बहुत एक्टिवली फोटोग्राफ करते थे, उनको कैमरे के बारे में उन्होंने हमारे लिए ये किया था कि कैमरे की जो ड्यूटी थी वो वेव कर दी। कुछ एक रकम थी वहाँ पे जाके कि आप इतने का इक्विपमेंट ला सकते हैं। तो नीरज पॉल साहब, फोटोग्राफी की दुनिया में आप तकरीबन 40 साल से अधिक जी गुजारे हैं। जी और इस बार इस एग्जीबिशन में जो आपका एक थीम देख रहे हैं वो है पैड। लेग्स यस तो 40 साल में आपने पत्रकारिता की दुनिया में अपना जो पैड कहाँ तक जमाया, और आज की जो पत्रकारिता में खास करके जो फोटो जर्नलिज्म है, हम लोग के समय में फोटो जर्नलिज्म नाम का कोई शब्द नहीं था, फोटो जर्नलिस्ट ये नहीं था, हम लोग फोटोग्राफर्स के रूप में जानते थे। मैं लेट 60s और अर्ली 70s की बात, आज आप
क्या महसूस कर रहे हैं इस फोटो की दुनिया में? एक तो मैं कहूँगा कि फोटोग्राफी के लेवल में बहुत फ़र्क आया है, टेक्निकली भी, एस्थेटिकली भी, लोगों की सोच में, उनके विजन में भी, स्पेशली द यंग जनरेशन। ये कुछ हर बार कुछ नया करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। सब लोग तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। और कुछ एक हमारे यंग फोटोग्राफर्स है, मैं देखता हूँ कि उनमें बड़ी आग है और बहुत कम समय में, कह लीजिए कि 3-4-5 साल में ही उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके, एक्सपोजर भी, आजकल एक्सपोजर जो मिलता है वो हम लोग को इतना नहीं मिलता था, अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। प्लस डिजिटल कैमरा होने का इनको बहुत फ़ायदा है। मैं तो कहूँगा कि एक्सपोजिंग की गलतियाँ माफ़ करता है डिजिटल कैमरा। टेक्निकली जो हम लोगों ने जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म और फिल्म कैमरा से स्टार्ट किया है, मैनुअल कैमरा से हार्डकोर न्यूज़ असाइनमेंट्स करते थे, वहाँ हमारे पास गलती करने का मौका नहीं होता था। ऑफिस आके जब फिल्म प्रोसेस होती थी तब पता लगता था कि फ्रेम आया नहीं आया, राइट मोमेंट पे क्लिक हुआ नहीं हुआ और फोकस है कि नहीं। यहाँ तो डिजिटल कैमरा आपने खींचा, यहीं देखा, अगर आपके पास समय है आपने दोबारा खींच ली या इन्हांस कर लिया। और हाफ द टाइम लोग क्या करते हैं, खींचने के से ज़्यादा उसको व्यू करते रहते हैं, विच आई थिंक इज़ अ बैड हैबिट। पहले जो है उसको फटाफट कैप्चर कर लीजिए। और जहाँ तक आपने सेल फोन फोटोग्राफी की बात करी थी, आई एज एन इंडिविजुअल, एज अ फोटोग्राफर, मैं एकदम उसके सख्त खिलाफ हूँ। दिस इज़ फॉर फन। फ़ोन को अपना फ़ोन का काम करने दीजिए, कम्युनिकेशन का काम करने दीजिए। एक प्रॉपर DSLR कैमरा, डिजिटल कैमरा, और जो अब तो इतने टेक्निकली एडवांसमेंट होगी, उसको ये काम करने दीजिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द अपकमिंग फोटोग्राफर्स, क्योंकि इसने हर एक को फोटोग्राफर बना दिया है, आम जनता को भी और हम प्रोफेशनल्स को भी, जिससे हमारे प्रोफेशन पे भी बहुत फ़र्क आया। बहुत से लोग हैं, मैं 2-3 मेरे बहुत ख़ास मित्र हैं बॉम्बे में, ही हैज़ सोल्ड ऑफ हिज कैमरा एंड टेकन द लेटेस्ट आईफोन, और वो सारी फोटोग्राफी उस पर कर रहा है। फोटो की दुनिया में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? मेरे बहुत सारे गुरु हैं। सबसे पहले गुरु तो मेरे पिताजी श्री एसपॉल, लेट श्री एसपॉल, उनसे ही हम पूरा परिवार ही उनसे सीखा क्योंकि है। हम लोग को मुझे जहाँ तक याद है कि 60s में जब मैं अखबार बेचता था, या 70s में, अर्ली 70s में जब मैं अखबार में आया था, तो एसपॉल साहब का नाम सुन के ऐसा लगता था कि ये इस व्यक्ति से जब मिलूँगा, या रघु राय, इन लोगों से मिलूँगा तो फिर कैसा लगेगा, कैसे ये लोग व्यक्ति हैं। और संजोग से सभी लोगों को देखा, तो आप अपने पिता को सबसे ज़्यादा उनमें इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता थे, एक तो वो बहुत हम्बल थे। इतनी ऊंचाई के पहुंचने के बाद भी वो जो उनकी अचीवमेंट थी, उनके यहाँ सिर नहीं चढ़ी हुई थी, पैर ज़मीन पे रखे और हमेशा सादगी से ज़िंदगी जी, अपने ढंग से जी। और कोई नया स्टूडेंट, कोई नया बच्चा भी उनके पास आता था तो उसको पूरी डेडिकेशन से वो, ही बीइंग अ वेरी गुड फोटोग्राफर, गुड इज़ नॉट द वर्ड फॉर हिम, लेजेंड। बिल्कुल। उसके बाद वो बहुत अच्छे टीचर भी थे, और उनके सिखाए हुए तो पता नहीं ना जाने कितने लोग, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ जितना मुझे उनका बेटा होने के हिसाब से उनसे ग्रैब करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। वो मैं अब देखता हूँ, अब पछताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल घर में वो कैमरा के बिना कभी नहीं रहते थे। कोई किसी ने उनसे पूछा था कि आप कैमरा हर समय अपने कंधे पे लटकाते हैं? कहता नहीं, मैं कैमरा पहनता हूँ, जैसे आप शर्ट पहनते हैं वैसे मैं कैमरा पहनता हूँ। तो घर में जैसे मान लीजिए आंगन में वो आए और नेचर लवर थे, घर के बाहर पेड़ हैं, पौधे हैं, या कहीं लाइट एंड शेडो है, ही यूज्ड टू टेक पिक्चर, और मैं खड़ा हुआ था वहाँ देखता था कि वो क्या शूट करते हैं। उस समय मुझे समझ नहीं आता था। जब मैं फिर उनके साथ डार्क रूम में रहता था, जब मैं उनको असिस्ट करता था, और जब वो प्रिंट बनकर आता था, तब मुझे समझ आता था कि वो क्या कहना चाह रहे थे, जो हमारी समझ से दूर था और आज भी है। समय के साथ साथ जैसे कैमरा के मेक में, कैमरा के निर्माण में, उसके डिज़ाइन में, उसके नाम में परिवर्तन होता गया, उसी तरह फोटोग्राफी की दुनिया में भी बहुत तरह के परिवर्तन हुए।
कोई लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी में अपने आप को स्पेशलाइज किए, कोई वाइल्ड लाइफ में किए, कोई पॉलिटिकल किए, कोई डिसास्टर मैनेजमेंट में किए, कोई फ्लड में किए, कोई ट्रैवलिंग फोटोग्राफर बना, कोई नेचर को ज़्यादा अपने कैमरे में लाए, कोई फैशन को लाए। तरह तरह के क्षेत्र में फोटोग्राफर्स गए और अपने कैमरे से अपने जो उनकी दक्षता है उस दक्षता को कैमरे में उतार के, उनकी सोच को कैमरे में उतार कर लोगों तक पहुंचाए। यह सब जब तक ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था उस समय, ये मेरी सोच है, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने तक कैमरे में या उसकी जो तस्वीर बनती थी उसका जो गुणवत्ता होता था वो आज की तस्वीर में और आज की गुणवत्ता में आकाश और ज़मीन का अंतर है। आज पहले के जो कैमरामैन थे जब वो क्लिक करते थे तो उन्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि वो जो तस्वीर खींच रहे हैं, जब वो डार्क रूम में जाएंगे, कलर कंपोजिशन देखेंगे, उसे डेवलप करेंगे तो तस्वीर बेहतर आएगी या नहीं आएगी। कहीं लाइट तो नहीं लग गया, कहीं जाम तो नहीं हो गया, कहीं शटर बंद रही तो नहीं रह गया। नारायण साहब, जहाँ तक मुझे याद है कि आप करीब करीब 3.5 दशक 30-35 साल फोटोग्राफी में अपनी ज़िंदगी दी है। आउटलुक हो, इंडिया टुडे हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, इस तरह के जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं, पत्रिका हैं, उस पर आपने काम किया। मेरा एक सीधा सवाल है कि 30 साल पहले एक कैमरामैन की जो सोच थी, जिस समय की टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होने के बाद क्या सोच में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या सोच में गिरावट आई है या सोच मजबूत हुआ है? देखिए, ऐसा है, 30-35 साल पहले एक फोटोग्राफर का जो शूटिंग फ्रीडम होता था वो काफ़ी था। उसको पता था वो क्या खींच रहा है, वो खुद डार्क रूम में आके उसको प्रिंट बनाना, उसको पता था कि वो क्या चीज़ फ्रेम में है और किस चीज़ को उभारना है। आजकल के ज़माने में क्या है, फोटोग्राफर इन न्यूज़पेपर और कहीं पे भी हो, वो एक तरह से मल्टीटास्किंग कर रहा है। वो एक ही असाइनमेंट उसको 4-4 फॉर्मेट्स में खींचना पड़ता है। लाइक उसको न्यूज़पेपर के लिए भी खींचना है, उसको इंस्टाग्राम के लिए भी खींचना है, उसको फेसबुक के लिए भी खींचना है, उसको वेबसाइट के लिए भी खींचना है, और अर्जेंसी रहती है बाकी 3 प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे इंस्टा हो गया या फेसबुक हो गया या ये। तो वो एक खुद ही एक अपने उसमें फंसा रहता है, ही उसको खुद के उतना सोचने का टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो वो उसमें वो समझ नहीं आता उसको कि वो क्या करे क्या ना करे। तो समटाइम्स होता है कि वो उस कश्मकश में फंस जाता है और समझ नहीं पाता कि वो उस असाइनमेंट में क्या है। बट ऐसी बात नहीं है, आजकल के फोटोग्राफर्स जो इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ वर्क कर रहे हैं और न्यूज़ फोटोग्राफी में भी हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत रहे हैं हमारे फोटोग्राफर्स, पुलिट्जर अवार्ड्स जीत चुके हैं। ठीक है, एजेंसीज़ में काम करते हैं, बट हैं तो भारतीय इंडियन फोटोग्राफर्स हैं और काफ़ी अवार्ड्स जीतते हैं। आजकल भी काफ़ी वर्ल्ड प्रेस फोटो ज्यूरी में जाते हैं इंडियन फोटोग्राफर्स। मतलब इंडियन फोटोग्राफर्स ने वर्ल्ड वाइड काफ़ी नाम कमाया है, और वो भी रिसेंट में काफ़ी नाम कमाया है। तो ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी क्वांटिटी या क्या किसी चीज़ में कमी आई है। नहीं, फोटोग्राफी हैज़ इवॉल्व्ड एंड चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहाँ लोग नेगेटिव्स में खींचते थे, कहाँ कश्मकश में फंसे रहते थे। अब तो डिजिटल में यू शूट एंड यू प्रोसेस द वे यू वांट इट। मतलब आप जो, लेकिन मेरा मानना, बट न्यूज़ फोटोग्राफी में आप ऑल्टर नहीं कर सकते इमेजेस को। जो व्हाट यू शूट इज द ट्रूथ एंड दैट हैज़ टू बी पोर्ट्रेड।
लेकिन आज हिंदुस्तान में जितने लोग हैं और ख़ास करके जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, जिनके फ़ोन में कैमरा है, वो सभी लोग कैमरामैन हो गए। परिणाम ये हुआ कि तरह तरह की तस्वीरें, कोई सीधा, कोई उल्टा, कोई किसी तरह से, ये सब तस्वीरें आज सोशल मीडिया पे आती हैं। हर एक व्यक्ति जिनके हाथ में स्मार्टफोन है वो अपने आप को फोटोग्राफर समझते हैं। उसी तरह सोशल मीडिया के आने से बहुत जो गिरावट आई है वो एक तरफ कैमरा में, तस्वीरों में और उसी तरह लेखनी में। हर एक व्यक्ति एक रिपोर्टर बन गया है। वो चाहे कुछ भी लिखे, लिख के पोस्ट कर देगा, तस्वीर लेके पोस्ट कर देगा। इससे इस क्षेत्र में खास करके जो फोटोग्राफी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गिरावट है। ये मैं कह रहा हूँ, मेरी सोच है। हो सकता है कि बहुत लोग इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि तकनीकी का विकास बहुत अधिक हो गया। जो हम जिससे थोड़ा सा चवारी फट वो पसंद करते हैं। मैं ऐसे से हमारी स्टोरी वाला नहीं होता। दिस इज द रियल स्टोरी।